और वक्त अब की बड़ी बहस का, और बात हम करेंगे भारत और पाकिस्तान के ऊपर और नीचे होते हुए रिश्तों पर। एक पुरानी कहावत को अगर एलओसी के संदर्भ में बयान करें तो यही कहना पड़ेगा कि गोली बम के भूत शांति की बोली नहीं समझते। पाकिस्तान के बारे में कुछ देर से ही सही भारत के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को आखिरकार समझ में आ गया कि पाकिस्तान को जवाब देने का सही तरीका क्या है। एंटनी ने आज ऐलान किया कि भारत की सेना को पूरी आजादी दे दी गई है कि सरहद पर हो रही घटनाओं का माकूल जवाब दे। मतलब साफ है, क्योंकि इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक चेतावनी दी थी जो पाकिस्तान के समझ में नहीं आई। भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की हॉटलाइन पर बातचीत को भी पाकिस्तान ने हल्के में लिया। नतीजा ये हुआ कि एलओसी के साथ साथ पाकिस्तान फौज ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया। ऐसे में अपनी फौज को छूट देने के अलावा भारत के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय फौज के पास कितने विकल्प हैं और सरकार ने अपनी फौज के हाथ खोलने में आखिरकार देरी क्यों कर दी और कितने हाथ खोले हैं। सरहद पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कल तक सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल बॉर्डर भी नापाक गोलीबारी से झुलसने लगा है। ये तस्वीरें पुंछ जिले के दिगवार गांव की हैं, जहां रविवार की देर शाम पाकिस्तानी फौज ने बेतहाशा गोलियां बरसाई। आबादी जो है, आबादी के लिए कोई आर्मी की फोर्स कोई नहीं है। ये रिहायशी इलाके को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। रात को सारी रात जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग जागते रहे। बच्चे स्कूल नहीं है, स्कूल बंद है, दहशतगर्दी ज्यादा है, साढ़ा इधर रहना बड़ा मुश्किल है। ये हालात हो जैसा ग्राह खाली करना वैसे। हाँ, ये हालात अगर हुई तो असा ग्राम बिल्कुल खाली करने। सरहद पर पाकिस्तान का लगातार बढ़ता दुस्साहस देखकर रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तानी फौज के लिए सिर्फ जुबानी चेतावनी काफी नहीं है। Armed forces have the freedom to respond the developing situation there appropriately. रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के इस बयान के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान सीना जोरी पर उतर आया। पाकिस्तान ने रावलाकोट इलाके में भारतीय सेना पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप बढ़ा और इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। पाकिस्तान का इशारा और इरादा बिल्कुल साफ है। वो बातें तो संबंध सुधारने की कर रहा है, लेकिन हरकतें ऐसी जिनसे दोनों देशों के बीच सिर्फ तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तानी फौज ने 6 अगस्त को एलओसी पर पुंछ सेक्टर में घात लगाकर हमला किया, जिसमें 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। भारत ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर विरोध दर्ज कराया तो पाकिस्तानी फौज साफ मुकर गई। इसके बाद 8 अगस्त को पाकिस्तान ने फिर से पुंछ सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया, लेकिन आरोप बढ़ा भारत के से। 9 अगस्त को पाकिस्तानी फौज ने एलओसी पर करीब 7 घंटे तक फायरिंग की। रविवार से पाकिस्तानी फौज ने इंटरनेशनल बॉर्डर को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी चपेट में बीएसएफ की चौकियां भी आईं और सरहद पर आबाद गांव भी। इन हरकतों से अब आम जनता के साथ साथ भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों का खून भी खौल उठा है। हमारे को अब कर्मन शक्ति प्रदान फौज को की जाए, कमांडरों को जो की भी गई है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसी पोस्ट है उस इलाके के अंदर, अगर उन्होंने फायर किया है हमारे सरला के ऊपर, हमारे उसके आसपास जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उसके 5 जवान, एक जेसीओ 4 उनको वो शहीद हुए हैं। हमारे पास उसी इलाके के ऐसी अंदर पोस्ट है जहां से हम के पत्थर ही फेंक दे तो पाकिस्तानी उधर कैजुअल्टी होगी। जो पोजीशन यहाँ डिक्लेयर की जा रही बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्चुअल पोजीशन इज मोर डेंजरस एंड वोलाटाइल। So Chinese are there, they are prodding us from all sides. Chinese और नेक्सस है चाइनीज और पाकिस्तान का। चाइनीज आर डूइंग उधर से कर रहे हैं और जो हमारे पाकिस्तान है दे हैव स्टार्टेड डूइंग फ्रॉम एलओसी। पाकिस्तान को आगाह करने के लिए भारत ने चेतावनी देकर देख ली, उसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों देशों के डीजीएमओ की हॉटलाइन पर बातचीत भी बेअसर रही।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान को समझाने के लिए भारत के पास अब कौन सा तरीका बचा है। चंडीगढ़ में विपिन परमार के साथ अजय जांड्याल, जम्मू, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या आखिरकार सरकार ने सेना की हाथ खोलने में इतनी देरी क्यों कर दी और क्या विकल्प रह जाते हैं ऐसे में भारत के पास? क्या भारत को पाकिस्तान से यूएनजीए में नवाज शरीफ से मनमोहन सिंह साहब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? यह भी एक बड़ा सवाल है जिसका साफ साफ उत्तर सरकार की तरफ से नहीं मिला है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अशोक टंडन जी हैं जो कि खुद विदेशी मामलों के जानकार हैं और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के मीडिया एडवाइजर थे जब वो प्रधानमंत्री थे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान है जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और राजीव डोगरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़े हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, पहला सवाल, आज फायरिंग आपकी तरफ से हुई, पुंछ में अभी भी चल रही है और अब से थोड़ी देर पहले बीएसएफ पोस्ट पर पाकिस्तान के जवानों ने हमला किया है, लेकिन बुला पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद में रहे। ये आपका वर्षन है ना, आप बॉर्डर पे खड़े हुए ना मैं बॉर्डर पे खड़ा हूं। दोनों फौजें जो हैं वो अपने अपने मौकिफ के ऊपर कायम है। पाकिस्तान की फौज का ये मौकिफ है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और एलओसी के ऊपर भारत की जानिब से मुसलसल फायरिंग जारी है, जिसके ऊपर आज उन्होंने पाकिस्तानी दफ्तर खारजा में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बम्बई और दिल्ली में पीआईए के दफातर की सिक्योरिटी के हवाले से भी भारतीय हुकूमत को खत लिखा और कहा है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए क्योंकि पाकिस्तान को खदशा है कि वहां पर कोई हमला कराया जा सकता है, वहां पर हमला कराया जा सकता है, ये आपको लगता है? अशोक टंडन जी, ये क्या राजनीति है? एक तरफ बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान, दूसरी तरफ जैसे जैसे कियानी साहब का रिटायरमेंट नजदीक आता जा रहा है, जनरल कियानी का, सेना के हमले जो हैं पाकिस्तानी सेना के लगातार सीज फायर वायलेशन के बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जनरल कियानी मीरपुर के हैं और ये जो सब हो रहा है इस समय, मीरपुर वो है जो हमारे जम्मू के दूसरी तरफ पाकिस्तान का हिस्सा है और आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं। और जी मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ। जनरल कियानी जो है वो गुजर खान से ताल्लुक रखते हैं जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है, उनका कश्मीर से या मीरपुर से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन पाकिस्तान के जो जनरल रिटायर हो रहे हैं और नए जनरल आने वाले हैं, मैं समझता हूं कि इस समय जो हो रहा है उसका इससे कहीं ना कहीं थोड़ा इससे लिंक जरूर है और इस पर मैं समझता हूं कि हम ज्यादा बात ना करें। कुल मिलाकर बात यह है जो दीपक जी आपने पूछी कि ऐसे में हम लोगों ने जब नवाज शरीफ चुनकर आए थे तो बहुत उम्मीद जाहिर की थी कि वो, उन्होंने कहा था, मुझे याद है हम लोगों ने यहाँ बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां पर वाजपेयी जी के साथ मेरी बातचीत खत्म हुई थी। लेकिन लगता यह है कि वो जिस तरह के सभी तरह के लोगों की सपोर्ट से जीत कर आए हैं उसमें वो अभी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे कि वो कुछ करने की स्थिति में हैं। तो मैं समझता हूं कि आर्मी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में तो उसको परेशान करती है पाकिस्तान की आर्मी और मुझे लगता है ये कुछ उसी तरह की शरारत है जिससे कि सिविलियन गवर्नमेंट वहां पर जो है वो किसी भी तरह से सक्सेसफुल ना हो सके। मुझे लगता है इसकी शुरुआत वहां शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत हो गई है। कादियान साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि पाकिस्तान, आज रक्षा मंत्री ने कह तो दिया साफ साफ कि जाइए आप जवाबी कार्रवाई करिए, लेकिन कितनी जवाबी कार्रवाई हम कर सकते हैं क्योंकि ये हर देशवासी जानना चाहता है। देखिए, जवाबी कार्रवाई करने के हमारे पास साधन भी हैं, आर्मी में इसकी विलिंगनेस भी है, अभी तक इसकी क्लियरेंस नहीं थी। अगर सरकार ने वो क्लियरेंस दी है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक बंदिश यही थी कि जब भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जब भी रिटेलिएट करते हैं तो एस्केलेट उसको नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं किस बात का डर था। एस्केलेशन, जहां तक मैं एज ए मिलिट्री माइंड समझता हूं, एलओसी पे एस्केलेशन से हमें नहीं घबराना चाहिए, वो तो हमको सूट करती है। ये सीज फायर आई पाकिस्तान की वजह से थी जब 2001 और 2002 में तोपखाने के ड्यूल हुआ करते। पाकिस्तान के पास
तोपखाने का एम्यूनिशन इतना नहीं है कि वो लंबे अरसे तक वो ड्यूल रख सकता। सीज फायर उसी ने मांगी थी, वही वजह थी। ये कभी नहीं बोला है कि हमारे ट्रूप्स रिटेलिएट नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टेज बना रखी है कि कमांडिंग ऑफिसर सिर्फ ये हथियार इस्तेमाल कर सकता है, मोटर कौन इस्तेमाल कर सकता है, आर्टिलरी कौन इस्तेमाल कर सकता है। वो छूट मैं समझता हूं ये मिलिट्री कमांडर की रोक होनी चाहिए, जिसको हालात का पूरा जायजा है। जब भी पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है, ये मेरा मानना है कि उसका पहला रिस्पांस सिपाही का होना चाहिए, साउथ ब्लॉक का नहीं। हम हमेशा सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट वो ब्लोइंग कोल्ड एंड ब्लोइंग हॉट, पहले बोलेंगे नहीं ऐसे 1-5 जवान शहीद हो गए इस हादसे से, हम पीस प्रोसेस को नहीं डिरेल होने देंगे। जब मीडिया और पब्लिक का प्रेशर आता है तो वो स्टेटमेंट बदल लेते हैं, नहीं इससे जरूर असर पड़ेगा। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि पिछले 67 साल से 66 साल से पाकिस्तान हमारे साथ लड़ाई की हालत में है। उसका सिर्फ फॉर्म बदलती है, लेकिन उसके इरादों में कोई तब्दीली नहीं है। जब उसने चाहा उसने ओपन वार करी, जब उसको पता लगा कि ओपन वार में वो हिंदुस्तान को नहीं हरा सकता है, तो वो फिर वो लो इंटेंसिटी वार या प्रॉक्सी वार या वो 1000 कट वाली वार, जो कि उसके लिए एक चीप ऑप्शन है, बिल्कुल लगा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन डोगरा सर, आपको क्या लगता है, वाकई पाकिस्तान के लिए ये कहा जाए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो ठीक होगा? देखिए, एज ए फॉर्मर डिप्लोमेट, ह्यूमैनिस्ट और नॉर्मल इंसान की हैसियत से मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी घटना हो कि जिसमें दोनों देशों का नुकसान हो। पर लग ये रहा है, जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं पिछले हफ्ते से, कि हम बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं जहां से वापस मुड़ना शायद मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ एलओसी की बातें नहीं हैं, ये कई चीजें मिलके हो रही हैं। और मैं काफी हैरान था जब आपके गेस्ट ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि हम तो इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं हर चीज को। तो उसका मतलब ये है, ये काफी प्लान के मुताबिक, सोच समझ के, जो के प्लान के बारे में जिसका जिक्र हो रहा था पिछले दिनों में, उसके मुताबिक ये घटनाएं जो हैं एक के बाद एक हो रही हैं। टेररिज्म का थ्रेट आ रहा है दिल्ली में, एयरपोर्ट्स में और दूसरी जगह में, इंडिया में। हाफिज सईद कई टाइप मारा। और हैरानी इस बात की है कि उनके प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले उसी बात के ऊपर अपनी अपॉलॉजीज पेश की, दुख जताया था। तो ये कुछ सब मिला जुला के ऐसा कुछ चक्रव्यूह बना रहे हैं कि जिससे उनकी डिनायबिलिटी बनती रहे और साथ में उकसाते रहे, इंडिया साथ में उकसाते रहे। लेकिन उकसाने पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? मुकेश नायक जी, मैं सुधांशु मित्तल के पास जाऊं, लेकिन जवाबदेही आपकी बनती है क्योंकि आप सरकार में हैं। और मैं यही कहूंगा सरकार को कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देखिए, जब भी अपरिहार्य स्थिति बनेगी तो पूरा अतीत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ने कोई देर नहीं की। मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को कि 12 सितंबर 1965 को कहां 65 में चले गए सर? 2013 है ये, जहां बैठकर भारत के सैनिक, सर बॉर्डर से खबर आने में 3 दिन लगते थे, बनने वाली है, आजकल इंस्टेंट एसएमएस आता है, बनी है। देखिए मैं पूरी बात कह लूं फिर आप बोलिए। देखिए, हमारे रक्षा मंत्री ने, आपने स्वयं कहा कि सेना को एक सम्यक दृष्टिकोण अपनाने की छूट दे दी है। और मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं ये बातें कि भारत एक बहुत जिम्मेदार देश है। दुनिया में 4थे नंबर का सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न सैन्य बल की दृष्टि से भारत देश है। और पाकिस्तान के जो हालत हैं, आज पाकिस्तान दुनिया में सबसे गैर जिम्मेदार देश के रूप में उसकी छवि बनी है। 5 शक्ति केंद्र है पाकिस्तान में आज: फौज, चुनी हुई सरकार, सीआईए, आतंकवादी संगठन और धार्मिक संगठन। और इनका आपस में कोई नियंत्रण नहीं है, किसी का कोई आपस में कंट्रोल नहीं है। ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान में मुकेश नायक जी, आपको पता है ये पाकिस्तान की भाषा है, यही तर्क वो देता है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेना को छूट दी गई है कि वो सम्यक दृष्टिकोण अपनाए और जो पाकिस्तान की सेना व्यवहार करती है उसका बॉर्डर पर माकूल जवाब दे। और अतीत और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने 1965 और 1971 में जब युद्ध हमारे लिए अपरिहार्य हुआ तो भारत की सेना ने और देश की सरकार ने आक्रामक रवैया अपनाया।
1971 में जनरल नियाजी आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1965 में बरकी पुलिस थाना है लाहौर का, जहां भारत के सैनिक चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट पर फोटो पड़ा हुआ है, ये देख ले। पाकिस्तान तो मतलब 2013 में 1965 और 1971 को याद करें, आप ये कह रहे हैं 2013 में उसी को याद करें हम और खुश रह जाएं। इसलिए याद दिला रहा हूं कि भारत के पास पूरी क्षमता है, पूरी शक्ति है, पूरी इच्छा है कि अगर देश पर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसको उसी भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। देखिए ये देश कब से इंतजार इस बात का कर रहा है कि सरकार अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देश इंतजार ये कर रहा है कि सरकार संकेत और संदेश बहुत लाउड दे कि सो फार एंड नो मोर। मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं पाकिस्तान के बारे में कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो सुनते आए थे, ये यथार्थ हो गई है। और ये जो आज हो रहा है ये पिछले जुलाई और अगस्त का एक कंटिन्यूएशन चल रहा है। और किश्तवाड़ को और हाफिज सईद को इससे अगर आप जोड़ के देखें और पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति का अगर आप विश्लेषण करें तो जो हो रहा है ये वही है जो मैंने जब सरकार बनी थी कहा था, अगर आपको ध्यान होगा दीपक जी, कि हम लोग उम्मीदें बहुत जता रहे हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें क्योंकि क्या होने वाला है हम सब जानते हैं। और क्योंकि आज हम सबको समझ आ रहा है कि पाकिस्तान का रवैया क्या रहने वाला है, उनकी आंतरिक राजनीति को देखते हुए भारत का ये फर्ज है कि जवाब जो है बहुत मजबूत और बहुत कड़ा जवाब दिया जाए, ताकि जो हाथ और जो आंख भारत की ओर उठ रही है वो सबक सीख सके। मैं यहां पे एक चीज और कहना चाहता हूं भारत के बारे में। ये एक मुलायम राज्य, सॉफ्ट स्टेट, इसका जो एक संकेत और संदेश पहुंचा हुआ है, शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ी एक लायबिलिटी बनी हुई है। और मुझे आज बहुत दुख है कि किश्तवाड़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वो मकबूल भट्ट के फोटो लेके और अफजल गुरु की फोटो लेके वहां हो रही थी, और कश्मीर की सरकार ने जिस तरह करा तो एक संदेश पाकिस्तान के लिए हम फिर गलत दे देते हैं। मेरा कहना है हमारी आपसी जो होगी, लेकिन जहां तक पाकिस्तान के नापाक इरादों का सवाल है उसके बारे में भारत एकजुट होके और एक स्वर में बोले, ऐसी मेरी खुद की मान्यता और कामना भी है। और सरकार से ये उम्मीद करी जाती है कि हम लोग कोई राजनीति नहीं करना चाहते इस विषय में, लेकिन आप कम से कम पीठ दिखाने वाली हरकत ना करें। आप जो है हिंदुस्तान के जो इस समय मानसिकता है और जो आहत मानसिकता है उसका मर्म समझें। एक देशवासी की जो इस समय पीड़ा है कि हमारी अस्मिता पे ये जो है हमला हो रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं, इसको समझें और इसको समझ के उसके बारे में रिएक्ट करें। देखिए, लोकल एंगेजमेंट में जब रिटेलिएट करा जाता है तो कोई युद्ध नहीं चालू हो जाते। हम बार बार रिस्ट्रेन इस चक्कर में कहते हैं कि भाई अगर ये युद्ध के रूप में बदल गया तो क्या सारा जिम्मा हमारा है? कोई युद्ध नहीं चाहता। भारत एक शांति प्रिय देश है, शांति चाहता है, लेकिन भारत जो है शक्तिहीन नहीं है, शक्तिशाली है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विराल विनय सरल हो। हमें किस बात की सरलता दिखानी है भाई? हम लोग पहले अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम अपनी तरफ से पाकिस्तान में, क्यों, हमारा कोई कारण नहीं है। भारत की मानसिकता के अंदर, भारत की साइकी में पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे लिए तरक्की की साइकी है, हकीकत है सर वो सुधांशु जी, हकीकत है पाकिस्तान एक, भूलिए मत आप। अगर यही बात आप पाकि की भूलिए मत, अटल जी ने खुद ने कहा था कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, सीमाओं को नहीं बदल सकते। लेकिन यही जवाब मैं मुकेश नायक जी से चाहूंगा। मुकेश नायक जी, ये पूरा पैकेज अगर देख लिया जाए, किश्तवाड़ को उसमें जोड़ दिया जाए, हाफिज सईद के भाषणों को उसमें जोड़ दिया जाए, 15 अगस्त की टेंशन उसमें जोड़ दी जाए, किश्तवाड़ में जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रोल रहा उसको जोड़ दिया जाए, आपको नहीं लगता कुछ बेहद गड़बड़ हो रहा है जम्मू कश्मीर और खासतौर पर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एज ए होल अगर पूरी चीज को देखा जाए तो? देखिए, मैं जो मित्तल साहब भारत को एक बहुत सॉफ्ट स्टेट आज बता रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब भारत की लोकसभा पे हमला हुआ था,
अक्षरधाम पे हमला हुआ था, लाल किले पर हमला हुआ था, 2001 में जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 16 जवानों की निर्मम हत्या हुई थी, वो शहीद हुए थे, तब ये मित्तल साहब कहां गए? तब ये क्यों नहीं कहते थे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए? 24,000 हमले हुए एनडीए सरकार में भारत के ऊपर आतंकवादी हमले, 24,000 और 6,500 लोग मरे भारतवर्ष में, तब ये कहां गए थे? रिस्पॉन्स देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूं कि पूरा देश एकजुट होना चाहिए, कभी और देश के पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए। मैं जब उसमें होना चाहिए तो आप देखिए क्या छिछोरापने की बात कर रहे हैं। जिस समय देश को एकजुट होना चाहिए, जिस समय देश को एक सुर में बात करनी चाहिए, उस समय आप अपना छिछोरापना देख लीजिए। यही छिछोरापना जो है भारत को कमजोर करता है। कल तक आपकी भाषा और थी, आज आपकी भाषा बदल गई। जब हमारे रक्षा मंत्री ने फौज को खुली छूट दे दी, तब आज आपकी भाषा बदल गई। कल आपकी भाषा कुछ और थी। आप तो मैंने स्वागत करा है, अरे भाई उसका स्वागत करा है। आपको कह रहे हैं कि चलिए देर राय दुरुस्त है, लेकिन अच्छा कदम है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इस समय? हमें आपको नहीं लड़ना है। कृपा करके मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आपको जो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने कभी और कर लीजिएगा। पाकिस्तान के विषय पे हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, उसमें एक भाषा में बात करनी चाहिए। हमें इस समय भाजपा और कांग्रेस की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, हमें देश की भाषा बोलनी चाहिए। इसलिए कृपया जब ये बात हो रही है तो लार्जर पर्सपेक्टिव में देश हित की बात करिए, उसमें हम सबको मिलकर क्या करना है वो करिए। इस देश ने चाहे 71 हो 65 हो कभी भी हो, इस देश ने एक स्वर में पाकिस्तान के विषय में बात करी है। कृपा करके यही कोशिश करिए, छोड़ी छोटी छोटी बातों को और बड़ी बात करके भारत को इस समय पाकिस्तान के साथ इसके बारे में चर्चा करते लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आपकी सुविधा होती है तब आप अपनी भाषा बोलने लगते हैं। तो राजनीतिक विचार विमर्श और देश सुविधा असुविधा का विषय नहीं है। आपको छिछोरापना आपकी बात से सहमत हूं कि पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए, पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए। मुझे लग रहा है इस राजनीति से हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन तमाम चीजों का एक लार्जर पर्सपेक्टिव। एक बार फिर से इस्लामाबाद चलते हैं, फिर मैं हमारे तमाम एक्सपर्ट्स तक पहुंचूंगा, क्योंकि बार बार ये मुद्दा उठता है कि वाजपेयी जी ने उस वक्त क्या किया था, वाजपेयी जी ने उस वक्त क्या किया था। ज्यादा वारदातें हुई थी सीज फायर वायलेशन की 1999, 2000, 2001 में। उस वक्त तो हमने करगिल का युद्ध ही लड़ा था 1999 के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल मोहसिन यहां पर है, हाफिज सईद जिस तरीके से भाषण देता है ईद के एक दिन पहले, जिस तरह से तारिक अजीम साहब हमारे चैनल पर आके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और हाफिज सईद तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों को बोलने की स्वतंत्रता है, जिस तरह से शहरयार खान साहब दाऊद इब्राहिम पर अपना बयान बदलते हैं, जिस तरह से किश्तवाड़ के अंदर हिंसा होती है, जिसको हमारी एजेंसीज कह रही है कि एक पाक प्रायोजित हिंसा है पूरी की पूरी, जो किश्तवाड़ के अंदर हिंसा हुई है, पूरे जम्मू इलाके में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो यही क्या पाकिस्तान का प्लान क्या है? देखें, पहले तो ये है कि आप अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। जो जम्मू में और जो किश्तवाड़ में हो रहा है ये आज नहीं हो रहा है। कश्मीर में एक आजादी की तहरीक बड़े तवील अरसे से चल रही है। आप उसको कोई भी नाम दे दें, वो लोग जब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो आपको समझ आनी चाहिए ना कि वो क्या बात कह रहे हैं। अगर आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, अगर आप तमाम इंसानी असूलों पर यकीन रखते हैं, तो फिर उनकी बात सुने। आप उनकी बात सुने, आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। 1947 से आपने उनको दबा के रखा हुआ है। अब आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान का के प्लान है, पाकिस्तान का डी प्लान है। कोई लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो के प्लान और डी प्लान पे आए। बलूचिस्तान में उनकी आरती उतार रहे हैं ना। अरे बलूचिस्तान में भी तो आपका हाथ है, वहां पे भी तो राज है। आरती उतार रहे हैं। जो अफगानिस्तान में आपकी राह वहां पे बलोचों को ट्रेनिंग दे रही है, उसी का नतीजा है ना बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है। मोहसिन साहब, आपका चेहरा सामने निकल के आ गया। नहीं मोहसिन साहब, अरे आप बलूचिस्तान में कहते हैं कि रॉ वाले कर रहे हैं, हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है वो आईएसआई कर रही है। क्या इससे कभी बाहर निकल पाएंगे हम? देखें, शर्मुल शेख में हमने आपके प्राइम मिनिस्टर को ये बात वाज़ेह तौर पर बताया कि और स्टेटमेंट में भी ये मैं फिर से मोहसिन के पास चलूंगा। मुझे लग रहा है साउंड में उनके कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन डोगरा साहब, यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एज ए होल पिछले 6-7 हफ्ते के अंदर हमने देखा जिस तरह के बयान आए पाकिस्तान के, जिस तरह से हरकतें हुई, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एज ए डिप्लोमेट आप क्या सूंघते हैं इसके अंदर?
देखिए, पहली चीज तो मैं अपने आप से ये पूछता हूं कि क्या हम पाकिस्तान को वाकई में ही समझ पाते हैं? क्या हम उसकी सच्चाई जो है, उसके आंतरिक जो पॉलिटिक्स है या डायनेमिक्स जिसको कहते हैं, क्या हम समझते हैं? क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए, सारी आवाजें यही थी कि अब जो है शांति का दूत आ गया है या कोई ऐसा मसीह आ गया है तो सारे मसले हिंदुस्तान पाकिस्तान के सॉल्व कर जाएगा। देख अब ये रहे हैं कि जब से वो आए हैं, दोनों देशों में टेंशन बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान में टेररिज्म की वारदातें बढ़ी हैं। देखिए, जो बोध गया में हुआ था वो तो ऊपर वाले ने बचा लिया, वरना तो 15 बम वहां रखे हुए थे। बिल्कुल। और पिछले 2 हफ्तों से जो वारदातें एलओसी पे हुई हैं वो स्टेडली इंक्रीज कर रही हैं टेंशन को। तो पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आपके पाकिस्तानी गेस्ट जो हैं, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, उनसे ये पूछें कि हम लोग जो समझते हैं कि सिविलियन और मिलिट्री के बीच में दरार है, इसकी हकीकत क्या है? मेरे को यह लगता है एज ए डिप्लोमेट, जो आपने क्वेश्चन पूछा, कि उसमें कोई दरार नहीं है। जहां तक पाकिस्तान के संबंध हिंदुस्तान के मुतालिक हैं और अमेरिका के मुतालिक हैं, सिविलियन और मिलिट्री एक साथ मिलकर चलते हैं। पर मैं फिर यही कहूंगा कि मेरे को नहीं लगता कि हम समझ पाते हैं पाकिस्तान की असलियत, आज के पाकिस्तान की और कल के पाकिस्तान की, क्योंकि उसमें काफी नुआंसेस हैं। तो आपके गेस्ट इसको अच्छी तरह से समझा सकते। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब, यहां पे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि भारत के पास इन तमाम चीजों से निपटने के लिए फुल प्रूफ क्यों नहीं होता, पॉलिटिकल विल क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको पता है ये सब तो होना है, पाकिस्तान ये करेगा क्योंकि उसका इतिहास है सारा। देखिए, पॉलिटिकल विल क्यों नहीं होती, इसकी मिसाल तो आपकी डिबेट में आ चुकी है। जब भी देश पर कोई ऐसी आपत्ति आती, जैसे कि एलओसी पर आई है, देश की समस्या है, हम फिर पार्टी की बात करते हैं, हम फिर लाल किला की बात करते हैं, फिर हम कंधार की बात करते हैं, फिर हम पार्लियामेंट अटैक की बात करते हैं। यही वजह है कि हमारी जो संकेत जाते हैं वो कमजोरी के संकेत जाते हैं। साहब ने बोला कि भाई हम एक जिम्मेवार देश हैं, बिल्कुल हम बड़े देश हैं, पाकिस्तान छोटा, हमको जिम्मेवार होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान छोटा, हमको जिम्मेवार होना चाहिए, लेकिन जिम्मेवारी एक जिम्मेवार आदमी के साथ होनी चाहिए। अगर आप गैर जिम्मेवार किसी के साथ जिम्मेवारी करते जाएंगे तो फिर वो कुछ हद तक ठीक है, उसके बाद उसको कमजोरी माना जाएगा। पाकिस्तान को हमें यकीन दिलाना होगा कि उसको हर एक्शन की कीमत चुकानी पड़ेगी और वो कीमत उसे चुकानी चाहिए। वो कीमत चाहे वो मिलिट्री करेंसी हो, सबसे पहले वो होनी चाहिए, फिर वो पॉलिटिकल करेंसी हो, फिर वो डिप्लोमेटिक हो, फिर वो आर्थिक करेंसी हो, लेकिन वो कीमत हम मांगते ही नहीं। हम 2-4 दिन कठोर शब्द आएंगे, फिर हम बैक टू ट्रैक टू या वो पीस प्रोसेस, वो प्रोसेस ही अभी तक पीस तो उसमें हुई नहीं है। ये चाहे वो नवाज शरीफ जब गोली जवान के सीने में आती है, चाहे वो गोली नवाज शरीफ की इजाजत से आई हो या उनकी इजाजत के बगैर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये उनका आंतरिक मामला है। हमें ये अभी तक तो इतिहास यही कहता है कि जितनी भी सरकारें आई हैं वो सब आर्मी के दबाव के नीचे करते हैं। आर्मी या तो ओपनली रूल करती है या वो पर्दे के पीछे से करती है। नवाज शरीफ साहब, उनकी शायद इरादे बिल्कुल नेक हैं, उनकी सिंसेरिटी, उनकी सीरियसनेस पे शक नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उनकी एबिलिटी पर शक बिल्कुल है कि वो उसको अपने इरादों को अमल में ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे। लेकिन अशोक टंडन साहब, जब भी आती है, जैसे कांग्रेस के मुकेश नायक को देखा आपने, उन्होंने तुरंत कह दिया कि कंधार हुआ था तब सॉफ्ट स्टेट नहीं था क्या, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तब सॉफ्ट स्टेट नहीं था क्या, इतने ज्यादा एलओसी पर। और उस वक्त तो बहुत तनाव था, करगिल का युद्ध खत्म हुआ था, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही थी और एक के बाद एक बड़े बड़े हमले हुए, आतंकवाद की घटनाएं हुई, सेना पर भी तनाव रहा। क्या एनडीए भी एक सॉफ्ट स्टेट थी, सॉफ्ट गवर्नमेंट थी? देखिए, ये कहना सरासर गलत है कि भारत कभी सॉफ्ट स्टेट रहा है या सॉफ्ट स्टेट है। अब इसकी मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। 1971 में जो हमने करके दिखाया, उसके बाद शायद दुनिया में और पाकिस्तान में भी कोई मानेगा नहीं कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। लेकिन जैसा अभी भी बताया गया कि एक चीज में आप ट्रेंड देखिए कि जब जब पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, तब तक आर्मी के जनरल या आर्मी उनको परेशान करती है, और परेशान करने का सबसे आसान तरीका यही है कि भारत के साथ तनाव पैदा करो।
देखिए, पाकिस्तान में पिछले 65 साल में ज्यादातर समय मिलिट्री ने राज किया है। अयूब खां, याहिया खां, जियाउल हक, मुशर्रफ, आप इनका टोटल पीरियड मिलाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने सत्ता कब हथियाई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराकर हथियाई है। आखिरी जिसके बारे में आपने जिक्र किया, मुशर्रफ कैसे पावर में आए? मुशर्रफ ने भारत के साथ तनाव किया, भारत के साथ लड़ाई की, कारगिल किया। कारगिल करने के बाद कौन गया? नवाज शरीफ गए। अब पिछले 5 साल पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है। इस बात का स्वागत सारे दुनिया में किया गया था और ये कोशिश करने की बात कही गई थी कि जब तक पाकिस्तान में हम डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से मजबूत नहीं होने देंगे तब तक ये प्रॉब्लम बनती रहेगी। अभी वही बात हुई। अब नवाज शरीफ जिस भी की मदद से पावर में आए हैं, उसमें लोगों का कहना है कि वो कियानी की मदद से भी आए हैं और आतंकवादियों की मदद से भी आए हैं, हाफिज सईद की मदद से भी आए, लेकिन उनके आने के बाद से आर्मी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और उसकी ये कोशिश है। देखिए, आर्मी पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी नहीं लाती। आर्मी हमेशा भारत के साथ तनाव पैदा करती है, भारत के साथ लड़ाई का माहौल बनाती है, जिसके कारण आर्मी का रेलेवेंस बना रहे। और ऐसे में जब सिविलियन गवर्नमेंट किसी भी तरह से उस लड़ाई में जूझती है तो उसको गिराकर आर्मी के चीफ सत्ता में आ जाते हैं। हमें भारत में ये जो राजनीतिक बहस अभी हो रही थी, ये एक अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान का जो मामला है ये कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है। इसको समझने के लिए हमें ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि क्या फिर से या जाते जाते जनरल कियानी या आने वाले आर्मी चीफ फिर से क्या सत्ता हथियाना चाहते हैं। और उसका रास्ता उन्होंने पिछले 50 साल से देख रखा है कि जब जब आर्मी को पावर में आना है, भारत के साथ लड़ाई करो, भारत के साथ तनाव करो, और उसमें कैजुअलिटी कौन बनेगा? भारत तो कभी हारा नहीं, आज तक कोई भी लड़ाई नहीं हारा है। ये बात पाकिस्तान की आर्मी को भी मालूम है, लेकिन उसमें विक्टिम कौन बनता है? इलेक्टेड गवर्नमेंट का चीफ। तो क्या हम ये रेटरिक करके और आर्मी के ट्रैप में एक बार हम लड़ाई करेंगे, जीत जाएंगे? भारत ने आज तक 65 से लेकर एक भी लड़ाई हारी नहीं है। तो सॉफ्ट स्टेट कहने का प्लीज कोई भी इस पर इल्जाम ना लगाए, लेकिन इसमें गेम प्लान जो है, इसमें गेम प्लान आर्मी का रहता है और आर्मी ने पाकिस्तान में पावर टेस्ट की हुई है। हम लोग अपने यहाँ लोकतंत्र है इसलिए हमें मालूम नहीं है, हमारी आर्मी डिसिप्लिन्ड है, बैरक्स में रहती है। पाकिस्तान की आर्मी ने दे हैव टेस्टेड पावर और वो बिना पावर के रह ही नहीं सकते। इसलिए जब कभी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, सबसे पहला काम तनाव पैदा करो, कश्मीर का मुद्दा उठाओ, इन्फिल्ट्रेशन करो, टेररिज्म को बढ़ाओ, और जिसके कारण तनाव पैदा हो और उसमें से ये नहीं। तो मेरा कहना है कि हम इस सारे मसले को ठंडे दिमाग से सोचें। हमला कर देने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। क्या करेंगे? हम इसका जवाब देंगे। जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कि फौज को छूट है, ये बात मैं मानता हूं। और इसमें मैं थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे आर्मी चीफ का बयान उनके हवाले से परसों आया था, शायद उसका ध्यान लोगों का नहीं गया। उन्होंने कहा कि जब हमारे जवानों का सिर काटा गया था, मैंने तभी उस एरिया के कमांडर्स को इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसके बाद मुझे ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करो। और इस बार कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए शायद आर्मी में सम हेड्स में रोल। और आज क्योंकि रक्षा मंत्री ने कह दिया है तो हम मानकर चल रहे हैं कि छूट दे दी गई है। लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूं कि इमीडिएट रिटेलिएटरी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि फायरिंग के बदले में फायरिंग होगी। 4 लोग मारे जाएंगे तो हमारी तरफ से 8 मारे जाएंगे, इससे लड़ाई नहीं होती कभी। लेकिन हम इस सारे मामले को, ठीक है 4 जवान मारेंगे, हम 8 मार देंगे, इससे मामला कोई निपटेगा नहीं। इससे अगर हमको सेटिस्फेक्शन होती है, होनी चाहिए, हमारे जवान ही क्यों मरे। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो हम इस सारे मामले को थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि पाकिस्तान की आर्मी मेन कल्प्रेट है और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आए। मोहसिन साहब, पाकिस्तान की आर्मी इसकी मेन कल्प्रिट है और वो नहीं चाहती पाकिस्तान में लोकतंत्र है, इसीलिए भारत के साथ तनाव पैदा हो जाता है जब भी नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। तब देखें दीपक, अगर पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेदार है तो भारत में जो जंगी फिजा पैदा की जा रही है, ये क्या पाकिस्तान की आर्मी पैदा कर रही है? ये पाकिस्तान की कार्रवाई का हो रही है, पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। आर्मी ने करवाया नहीं, पाकिस्तान की आर्मी ने कोई हमला करवाया। देखें कुछ बातें जो है आप भी
समझनी चाहिए। और अगर जिस तरीके से दौरान पैदा करती है, चले इस थ्योरी को मान लेते हैं, तो क्या आपकी तरफ से तामुल का मुजाहरा हुआ? क्या आपने ये सोचा कि पाकिस्तान की अगर आर्मी ये कर रही है तो आप पाकिस्तान के इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये मौका दें कि वो भारत के साथ जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है वो बात आगे बढ़े? आप लोगों ने एक ऐसी फिजा पैदा कर दी जिसके नतीजे में अगर पाकिस्तान की आर्मी है या कोई इंडिया के जो भी जंगी जुनून पैदा करने वाले अफराद हैं, आपने उनके मफादात को, उनके मिशन को आगे बढ़ाया और हालात यहाँ पे पहुंचा दिए कि पाकिस्तान और भारत जो है, अब यहाँ पर बात पहुंच गई है कि जी न्यूयॉर्क से पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म मिले या ना मिले। अगर आप नहीं मिलेंगे और बातचीत नहीं करेंगे तो इन मसाइल को कैसे हल करेंगे? क्या अगर आप लड़ना चाहते हैं? 65 साल से तो बातचीत कर रहे हैं मोहसिन जी, निकला क्या? 4 लड़ाइयां। अरे अगर 4 लड़ाइयां निकली हैं तो ताल्लुकात के हमारे बेहतर भी हुए। देखे ना, जब दोनों मुल्कों ने एटमी धमाके किए उसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनको वहां पे, और फिर उसके बाद आपने कारगिल कर दिया। देखिए, कारगिल जिस आदमी ने किया वो आज अपनी सजा भुगत रहा है। ठीक है, उसे जाग को पहुंचा है कि आज उसके साथ कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ है। और जिस तरीके से ये तजिया किया गया कि उसके कार्य करके पाकिस्तान के इक़्तिदार पे कब्जा के सबके सामने है। अगर हम समझते हैं कि देखें कुछ ऐसे अनासिर हैं कि जो कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी चाहती है और उसमें वो बात चाहती है, वो दोनों तरफ ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और के ताल्लुकात बेहतर बने। और इसमें उन लोगों का ज्यादा फायदा है जो जंगी जुनून पैदा करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये टेंशन बढ़े। इस टेंशन के बढ़ने के नतीजे में उनका फायदा है। ठीक है, सुधांशु मित्तल जी कुछ कहना चाहते हैं। आपको लगता है कि परवेज मुशर्रफ जिस हालत में है वो सभी चीजों को सेटिस्फाई कर देता है, इंडिया को भी सेटिस्फाई कर देता है, जैसा मोहसिन रजा साहब इस्लामाबाद से बोल रहे थे? मैं कुछ चीजें मोहसिन साहब से कहना चाहता हूं। मोहसिन साहब, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान का मीडिया कुछ शाश्वत सत्य समझ ले कि भारत जो है वो पाकिस्तान द्वारा पराजित नहीं होने वाला, पहली बात। दूसरा, भारत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहां आर्मी हो, वहां पे सिविलियंस हो, वहां पे नवाज शरीफ हो या वहां पे भुट्टो साहब हो या जो भी हो, वो आपकी राजनीति, हमें तो अपनी तरक्की से मतलब है। आप लोगों को अगर पनपना है तो आपको आपकी राजनीति जो है उसमें जो आर्मी का रोल है उसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज करती है तो भारत नहीं करता है। भारत को तो अपनी अस्मिता पे जब भी हमला होगा उसको अपनी अस्मिता बचानी है। जब भी भारत की सुरक्षा पे हमला होगा भारत को अपनी सुरक्षा बचानी है। भारत हमलावर नहीं और भारत का कोई उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आपके अवाम आवाज नहीं उठाएंगे पाकिस्तान की आर्मी की जो चीजें चल रही हैं उसके खिलाफ, अगर आपका मीडिया चुप होकर वो जिहाद की बात करता रहेगा, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कश्मीर के विवाद को लेकर चलता रहेगा, यह भी शाश्वत सत्य समझ लीजिए कि कश्मीर की स्थिति जो है भारत का अभिन्न अंग है और कभी आप ले नहीं पाएंगे। मिलिट्री द्वारा ले नहीं पाएंगे, शांति द्वारा हम देने वाले नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हमने कहा कि भाई आप इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान के क्यों झगड़े में पड़ते हैं, आप मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करती है। मैं बड़ा खुश था कि अब की बार जब चुनाव हुए तो कम से कम कश्मीर मसौदा नहीं बना आपका, नहीं तो हर बार हर चुनाव में कश्मीर के बारे में जो जितना ज्यादा तीखा बोलेगा उतना ज्यादा उसको वोट मिल सकते हैं, ये वहां पे एक्सपेरिमेंट होता था। अब की बार कम से कम किसी राजनीतिक दल ने कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि कश्मीर मुद्दा है ही नहीं। कश्मीर तो सहूलियत है, असली राजनीति कुछ और होती है। जब ये आप सब जानते हैं, आपका आवाम जानता है, आपका मीडिया जानता है, तो क्यों नहीं इस चीज को करेक्ट करते हैं। एक कहावत होती है कि जब तक वॉइस ऑफ सैनिटी जो है वो चुप रहेगी तो इनसैनिटी शैल प्रिवेल। वहां हो क्या रहा है, वहां पे इवल डिजाइन इसलिए प्रिवेल कर रही है क्योंकि सैनिटी जो है वो असर्ट ही नहीं कर पा रही है कि भाई ये फालतू के मुद्दे हैं। कश्मीर सत्य है, आप मानिए या ना मानिए,
उसको भावनात्मक तौर पे उठा के सिर्फ राजनीति को गर्म कर सकते हैं आप लोग, लेकिन सत्य से थोड़ी मुकर जाएंगे। चलिए मुकेश नायक जी, आपको याद रखना चाहिए भाई, क्यों 71 में जब मुकेश नायक जी, मैं मुकेश नायक जी के बाद भी चलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बौद्धिक बहस बहुत लंबी चल सकती है आपके और मोहसिन के बीच में, सुधांशु भाई। तो मुझे मुकेश नायक जी के पास जाना पड़ेगा। मुकेश नायक जी, क्या होगी यूपीए 2 की पॉलिसी? क्या प्रधानमंत्री मिलेंगे नवाज शरीफ से? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में जो आतंकवाद है इसकी मूल जड़ है पाकिस्तान फौज और सीआईए और आतंकवादी संगठनों का कोऑर्डिनेशन। जब तक इन 3 संगठनों से भारत अपनी भाषा में बात नहीं करेगा तब तक समस्या हल नहीं होने वाली। जब भी पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार आती है, सीआईए को भी अक्यूज करिए, पहली बार हुआ है। नहीं, सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी है मुकेश नायक साहब। मैं क्षमा चाहता हूं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की बात कर रहा हूं। जब तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, फौज, इन दोनों को इनकी भाषा में हमारा देश जवाब नहीं देगा, तब तक भारत में आतंकवाद की समस्या को हम हल नहीं कर सकते। इन्हें इनकी भाषा में जवाब देना होगा, भारत को इन्हें नियंत्रण में लाना होगा, क्योंकि ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करते हैं, इनके नियंत्रण को कम करते हैं और देश में असुरक्षा पैदा करके चुनी हुई सरकार को सदैव कमजोर करते रहे हैं। और अभी जो बात पूरे दुनिया को पता लगी है कि ये दोनों संगठन पाकिस्तान को लूटते हैं, इनके केंद्र में बैठे हुए लोग पाकिस्तान को लूटते हैं, पाकिस्तान की सरकार को अस्थिर करते हैं, और जब तक भारत और पाकिस्तान में तनाव नहीं ये पैदा करेंगे तब तक इन्हें इस बात की सहूलियत नहीं होगी कि ये चुनी हुई सरकार का पाकिस्तान में बलिदान कर सकें। मुशर्रफ ने क्या किया? कारगिल युद्ध के बाद थोड़े से सैनिक भेजे और प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया, चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया और लगभग 1 दशक तक वो पाकिस्तान में राज करते रहे, पाकिस्तान को लूटते रहे और आज जेल में पड़े हुए हैं। आगरा समिट में तो एनडीए को पता ही नहीं लगा कि आगरा से कब मुशर्रफ भाग गए। की खातिर मदारत करते रहे, आपने उनको सर पे दिखाया, जिसने कारगिल किया आपने उसको सर पे। वाजपेयी सरकार जी की बात हो रही है, वाजपेयी सरकार की बात हो रही है। मैं बता रहा हूं, हम तो अमन के फरिश्ते हैं। हम कभी भी नहीं चाहते थे, आपने करा, हमने जवाब दिया कारगिल में, फिर हमने आपको मौका दिया, हम फिर कोशिश करी कि भाई आप जो है, आप क्यों इस चीज में लगे हुए हैं। आपने जनूबी एशिया में बोलने तो दिए साहब, अब तो आप बोलेंगे, आपने बोला मैं चुप रहा। आपने चलिए आप बोले तो करा दिया, वो अमन के लिए करवाया था। अरे वो हमारा आंतरिक मामला है, आपने तो माना है, हम एक दूसरे के आंतरिक मामले में नहीं पड़ेंगे, वो हमारा आंतरिक मामला है। आप अपने बलूचिस्तान में किसको मारिए, हम थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे। आप वहां पे एथनिक क्लिंजिंग करिए, हमें क्या लेना आपके उससे। ये जो आपकी डिजाइन है ना कि लार्जर इस्लामिक आइडेंटिटी, यही वो आर्मी की डिजाइन है। आपका क्या है कि आपकी जस्टिफिकेशन जो होती है खुराफात करने की, आप धन को यूज करते हैं। मैं किससे, हम अपने घर में क्या करें वो छोड़िए ना, आप अपनी बात करिए। आप क्या क्या कर रहे हैं हमने, मैंने कहा कश्मीर हमारा मामला है, आपका है क्या है? हमारे बाबरी मस्जिद नहीं हुई, हमारा मामला है। आप अपना बलूचिस्तान देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या, आप क्यों लोगों की हत्या कर रहे हैं वहां पे? एक वहां पे सरकार ही नहीं है आपकी। हाँ सुनिए, प्लेबिसाइट में क्या कहा गया था, आधी बात नहीं करिए। आपसे कहा गया था प्लेबिसाइट में कि तब होगा जब आप अपनी फौजें वापस ले जाएंगे, आप लेके गए क्या? अरे आपकी नियत और नीति दोनों खराब थी। आज बात करें, आधा बात नहीं बोलिए, आधा सत्य ठीक नहीं होता, झूठ गलत है। असलियत तो यह थी कि प्लेबिसाइट का जो रेजोल्यूशन है उसका पहला पार्ट यह है कि आप जो है आप 15 अगस्त वाली स्थिति में जाएंगे, आप गए क्या? उसके बाद कुछ होना था। अरे क्यों उल्टा सीधी बात करनी, क्यों डोगरा साहब अपने घर की समस्या घर में राष्ट्रीयकरण करके हम पे हमला करके जो कश्मीर पे कब्जा किया था सुधांशु भाई रख लेते। आज तक मोहसिन रजा साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे गए हैं और वो हमको सोचना भी चाहिए, और क्योंकि आगे वाले समय में पता नहीं कैसी टर्न लेती है, तो वो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ। और उसमें मोहसिन रजा साहब ने जो बात कही है वो वाजिब है कि हमको
डिक्टेटर्स को सर्टिफाई करके सेलिब्रेट करके सबसे पहले हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? जैसे उन्होंने मिसाल दी मुशर्रफ की, उससे पहले जियाउल हक की और उससे पहले जो बाकी डिक्टेटर्स थे। तो ये बात जरूर पते की है और हो सकता है इसमें ये इंडिकेशन दे रहे हों कि अब जो हालात बन रहे हैं उसमें नवाज शरीफ साहब शायद कुछ आर्मी के दबाव में आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मोहसिन रजा साहब जरा ये नहीं, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ इंप्रेशन है कि शायद नवाज शरीफ साहब कुछ हल्के पड़ रहे हैं, वो ठीक है या गलत है? नहीं, देखिए, नवाज शरीफ ने कारगिल के बावजूद और उनकी हुकूमत के खात्मत जिससे जलावतन किया गया, उसके बाद उन्होंने इस मौके का इजहार किया कि वो भारत के साथ ताल्लुकात उसी मुकाम से शुरू करना चाहते हैं जहां से उन्होंने खत्म किए थे। इसका मतलब है कि उन्होंने किसी दबाव को कबूल नहीं किया है, तो किसी किस्म का कोई लटक दिखाने के लिए तैयार है भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन अगर भारत में एक जंगी फिजा बनेगी, भारत का मीडिया अगर पाकिस्तान के साथ जंग करने की फिजा बनाएगा, वो वजीर आजम मनमोहन को ये मशवरा देगा कि वो न्यूयॉर्क में के साथ मुलाकात। मुझको लग रहा है ऑडियो के साथ प्रॉब्लम है मोहसिन से फिलहाल हमारा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण संपर्क टूट रहा है। लेकिन जस्ट टू कंक्लूड, लेफ्टिनेंट जनरल राज खाजन साहब, अब भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? दीपक जी, उससे पहले मैं एक थोड़ी टिप्पणी देना चाहूंगा। ये बताया मेरे पास वक्त नहीं बचा उसके लिए उसके लिए वक्त नहीं बचा। मैं बड़ा स्ट्रेट आंसर चाहता हूं क्योंकि एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ हम देखिए, मैं सीधे शब्दों में ये कहूंगा कि हम बड़े देशों में हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उस हाथ को जब भी मिलाएगा जब वो हाथ एक मजबूत बाजू से निकलेगा। अगर हमारा हाथ इस संकेत से निकलेगा कि हम सॉफ्ट स्टेट ना हो, लेकिन संकेत भी सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। और पाकिस्तान को जब तक, मैं फिर दोहराता हूं, ये यकीन नहीं होगा कि उसको हर एक्शन की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वो सिर्फ प्रजातंत्र बदलने से आर्मी एक्टिव नहीं है। तो जनवरी में हमारे शहीद का उन्होंने सिर काटा था। शहादत सिपाही सोल्जरिंग का हिस्सा है, लेकिन वो शहादत किसी मकसद के लिए होनी चाहिए। अगर वो लाइफ वेस्ट जाती है तो ये क्राइम है। अशोक टंडन साहब, क्या सितंबर में मिलना चाहिए नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह साहब? देखिए, अगर नहीं मिलेंगे तो हम अपना प्रोटेस्ट इंटरनेशनल लेवल पर कैसे लॉन्च करेंगे, मुझे ये बताइए। केवल हम उनके एम्बेसडर को या हाई कमिश्नर को दिल्ली में बुलाकर प्रोटेस्ट लॉन्च करें, इसको दुनिया नहीं देखती है। मेरा मानना है, और ये पहली बार नहीं होगा, हर टेंशन जब भी टेंशन हुई है तब भी बातचीत का सिलसिला जारी रहा है। और ऐसे में अगर हम न्यूयॉर्क में ये बात अपना प्रोटेस्ट दिखाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और नवाज शरीफ कमजोर पड़ रहे हैं, और ऐसे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, और उसके बिना हम आपस की ये मामले को नहीं सुलझा सकते। सुधांशु मित्तल जी, मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ एक लाइन में आपकी बात मुझे कंक्लूड करना है। एक मिनट, इतिहास ये बताता है कि बशीर बद्र का शेर था, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलो के तबाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बशीर बद्र के इसी शेर से हम इस बड़ी बहस को खत्म करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर छूट जाता है कि आखिरकार भारत का अप्रोच पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? क्या दोनों प्रधानमंत्रियों को मिलने चाहिए? लेकिन ये मौका, हालात और दस्तूर के हिसाब से तय होगा, क्योंकि सितंबर की मुलाकात में अभी कुछ वक्त और कुछ हफ्ते बाकी हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।